जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बहुत ही प्यारा होगा, जो कि इंडियन ज्योग्राफी पर होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इस समय हमारा चल रहा है भारत की नदियाँ, और भारत की नदियों पर हमने 2 लेक्चर ले चुके हैं। एक है दोस्तों हिमालयी नदी तंत्र में, जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र, और दूसरे लेक्चर में हमने गंगा नदी तंत्र और साथ ही में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर चर्चा किया। और दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा प्रायद्वीपी नदी तंत्र पर होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आज की जो हमारी चर्चा होगी दोस्तों वो दक्षिण भारत की नदियों पर होगा। दोस्तों यह जो लेक्चर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अंत तक वीडियो में लगे रहिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा लेक्चर, जो कि भारत की नदियों पर होगा। और भारत की नदियों पर जो हम आज चर्चा करेंगे वो करेंगे प्रायद्वीपी नदी तंत्र पर। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रायद्वीपी नदी तंत्र में क्या है। क्लियर है, हमने इसके पहले चर्चा किया हिमालयी नदी तंत्र। तो हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में दोस्तों प्रायद्वीपी नदी तंत्र बहुत ही अधिक पुराना है। क्लियर है, कहने का तात्पर्य आपको दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां देखने को मिल रही हैं दोस्तों, ये हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं उससे कई सारी पुरानी है, मतलब बहुत पुरानी नदियां हैं। क्लियर है, ये पॉइंट जानते रहिए। दोस्तों सबसे पॉइंट ये याद रखना है, सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि जो भी दक्षिण भारत की नदियां होती हैं ये प्रायः किस पर डिपेंड होती हैं दोस्तों, ये वर्षा पे डिपेंड होते हैं। क्लियर है, यानी सालों साल ये नदियां नहीं बहती हैं। ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे गांठ बांध लीजिए। और जो हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं, जैसे हमने बताया था गंगा और यमुना और सिंधु, क्लियर, ये जितनी भी नदियां हमने ब्रह्मपुत्र, ये सभी जितनी हिमालय से निकलती हैं दोस्तों, तो ये हमेशा दोस्तों बहने वाली नदियां हैं। लेकिन दक्षिण भारत की नदियां दोस्तों ये किस पे डिपेंड होती हैं, वर्षा पे डिपेंड होती हैं। क्लियर है, तो पॉइंट आपको समझ में आ गया है कि हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपी नदी तंत्र जो है दोस्तों बहुत अधिक क्या है, पुराना है। क्लियर है, ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। और दोस्तों एक पॉइंट और भी अपने दिमाग पे सेट करना है कि दक्षिण भारत की जो भी नदियां हैं वो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। क्या, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती है। वृक्षनुमा जैसे वृक्ष होता है दोस्तों, आप लोग देखे हैं कि एक टहनी होती है, इसमें कई सारे एक पेड़ होता है, उसमें कई सारी टहनियाँ लगी रहती हैं, एक वृक्ष की आकृति का ये बनाती हैं। देख रहे हैं ना, कई सारी नदियाँ आपस में आकर मिल रही हैं मुख्य नदी में। तो ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है, प्रायद्वीपी नदियों के अपवाह तंत्र में दोस्तों जैसा हमने बताया नर्मदा, माही, ताप्ती और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये मुख्य नदी हैं दोस्तों। क्लियर है, और आज की जो हमारी चर्चा होगी इन्हीं नदियों पर भी होगी। क्लियर है दोस्तों, ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग रख लीजिए। और दोस्तों जैसे ताप्ती नदी और नर्मदा नदी और माही नदी, ये 3 ऐसी नदियां हैं दोस्तों जो अपने जल को कहाँ गिराती हैं, अरब सागर में गिराती हैं। कहाँ गिराती हैं दोस्तों, अरब सागर। और यहाँ पर दोस्तों है खंभात की खाड़ी। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि खंभात की खाड़ी कहाँ है, तो आपको बता देना है यहाँ पर है। तो ये नर्मदा नदी और उसके बाद माही नदी, ये खंभात की खाड़ी अपने जल को गिराते हैं। और इस तरफ दोस्तों कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। क्लियर है, तो इस पॉइंट को भी बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। दोस्तों हमने क्या बताया कि जो ताप्ती नदी है, माही नदी है, गोदावरी नदी है, क्लियर है, कृष्णा, कावेरी, ये सभी क्या होती हैं, प्रायद्वीपी नदियों के क्या होते हैं, अपवाह तंत्र के क्षेत्र में आते हैं। क्लियर है, और दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हमने बताया, एक कौन सी बताया जल्दी बताइए, एक कौन सी है, कावेरी नदी, दूसरा है कृष्णा नदी, तीसरा है दोस्तों जल्दी बताइए गोदावरी नदी। और
खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ, माही नदी, नर्मदा और ताप्ती, ये तीनों नदियाँ याद रखें। चाहे खंभात की खाड़ी लिखे चाहे अरब सागर लिखे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, बात करेंगे आज दोस्तों अभी नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन दोस्तों पॉइंट समझिए कि जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से उद्गम होता है, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये एमपी दिख रहा है आपको, तो मध्य प्रदेश का ये अमरकंटक है, ये वही अमरकंटक स्थान है जहाँ से सोन नदी का भी उद्गम होता है। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो कि पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर, कितना 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर खंभात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में अपने जल को गिरा देते हैं। तो ये पॉइंट समझे कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और यह पश्चिम की ओर बहते हुए क्या होती है, अपने जल को खंभात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में अपने जल को गिरा देते हैं। क्लियर है। ये नदी दोस्तों डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये नदी एस्चुरी अर्थात ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। क्लियर है। अब आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक पॉइंट और भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा कि जो नर्मदा नदी है उसके उत्तर में दोस्तों विंध्याचल पर्वत है। तो नर्मदा नदी आपको यही हमने बताया, इसके उत्तर में देख रहे हैं ऊपर विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं या सतपुड़ा पर्वत है। समझ में आया कि नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। और दोस्तों ये जो नर्मदा नदी है ये भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी। क्लियर है। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग में सेट कर लिए। नर्मदा नदी दोस्तों भ्रंश घाटी में बहते हुए आगे बढ़ती है और खंभात की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। क्लियर है। अब भ्रंश क्या है दोस्तों, जैसे आप देखते हैं जैसे ये जमीन है और जमीन का अब ये जो बीच वाला हिस्सा है दोस्तों दब गया। क्लियर है। इसी को दोस्तों भ्रंश बोलते हैं और इसी में दोस्तों नदियां बहने लगती, इसी को बोलते हैं रिफ्ट वैली अर्थात भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो इसी के बीच से क्या होता है, नदियां अर्थात नर्मदा नदी बहती है। ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग रखिए। दोस्तों नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी मध्य भारत की बोल सकते हैं या दक्षिण भारत की ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है। सबसे बड़ी बोलेंगे तो गंगा चली जाएगी। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी दोस्तों ये है नर्मदा नदी है। तो दक्षिण भारत की या मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए, तो दोस्तों नर्मदा नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। क्लियर है। पॉइंट अब आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं देना है। दोस्तों नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न पूछता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा दोस्तों नर्मदा नदी को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं, नर्मदा नदी को कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नर्मदा नदी की सहायक नदियां भी पूछता है। इसकी सहायक नदियां दोस्तों 3 नदियों को आप याद रखे रहेंगे। एक है ओरसंग, दूसरा है तवा, तीसरा है शेर। तो पहला क्या है दोस्तों, ओरसंग। क्लियर है। दूसरा तवा, तीसरा शेर नदी। तो ये 3 नदियां दोस्तों किसकी, नर्मदा की सहायक नदियां हैं। कहने का तात्पर्य ओरसंग तवा शेर जो नदी है अपने जल को कहाँ गिराती हैं, नर्मदा नदी में गिराती हैं। और ये नर्मदा नदी सारे जल को लेकर कहाँ गिराती है, खंभात की खाड़ी या बंगाल की अरब सागर में गिरा देते हैं। क्लियर है। तो पॉइंट समझ में आया, चाहे खंभात की खाड़ी बोलो चाहे अरब सागर बोलो, कभी डाउट मत होना। क्लियर है।
अब पॉइंट समझ में आया। एक प्रश्न यहाँ और भी पूछता है, अमरकंटक से निकलने वाली दो नदियों के नाम बताइए। अमरकंटक से निकलने वाली दो नदियों के नाम बताइए। दोस्तों पहला नदी तो आप नर्मदा देख ही गए हैं, दूसरा जो है दोस्तों जल्दी बताइए सोन नदी है। ये वही सोन नदी है जो जाकर पटना में कहाँ गंगा से मिलती है। क्लियर है, अर्थात गंगा की सहायक नदी है कौन, सोन। क्लियर है, और दूसरी क्या है, नर्मदा। ये दोनों नदियों का उद्गम अमरकंटक से होती है। ओके, अब किसी प्रकार का डाउट दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों ताप्ती नदी की। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं और ताप्ती नदी के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों अब हमारा जो चर्चा होने वाला है वो होगा ताप्ती नदी। क्लियर है, सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि आखिर ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है। ताप्ती नदी दोस्तों ये 724 किलोमीटर लंबी है। कितना, 724 किलोमीटर लंबी है। कौन सी नदी, ताप्ती नदी है। क्लियर है, अब ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आपको दिख ही रहा होगा, ये भी होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट। कहाँ, एमपी यानी मध्य प्रदेश के कौन सा जिला दोस्तों, बैतूल जिले के समीप एक पहाड़ी है जिसका नाम है दोस्तों सतपुड़ा पहाड़ी। कौन सी दोस्तों, सतपुड़ा पहाड़ी। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, यानी वहां से ये नदी निकलते हैं। क्लियर है, अब किसी प्रकार का दिक्कत यहां तक नहीं हुआ होगा। ये नदी दोस्तों कौन कौन से, एक तो मध्य प्रदेश, दूसरा क्या है महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, तीन राज्यों से होकर यह नदी बहते हुए अपने जल को अरब सागर में गिरा देती है या खंभात की खाड़ी में गिरा देते हैं। क्लियर है, तो ताप्ती नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर का नाम बताइए। तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है दोस्तों सूरत शहर। तो सूरत शहर किस नदी के तट पर बसा है, ताप्ती नदी के तट पर बसा है। हालांकि इस पर हमारा एक अलग से लेक्चर होगा। तो समझ में आया ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, समझ में आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट अर्थात माही नदी पर चर्चा करेंगे। तीसरी नदी दोस्तों बात करेंगे, तीसरी नदी माही नदी की। क्लियर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। माही नदी का जो लंबाई है दोस्तों ये है 583 किलोमीटर, यानी माही नदी की कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। माही नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के धार जिले, यानी मध्य प्रदेश के धार जिले। तो मध्य प्रदेश के धार जिले से होता है। ये दोस्तों एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। ये दिख रहा है आपको यहाँ, क्लियर है। तो विंध्याचल पर्वत के समीप एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का धार जिला, वहीं से दोस्तों माही नदी का उद्गम होता है। और ये नदी मध्य प्रदेश, क्लियर है, राजस्थान और गुजरात, देखिए ये मध्य प्रदेश से निकली है और ये राजस्थान में प्रवेश कर गई, फिर राजस्थान से ये फिर गुजरात में प्रवेश की और बहते बहते ये खंभात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में अपने जल को गिरा दी। क्लियर है, ये भी नदी एस्चुरी अर्थात ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो माही नदी है दोस्तों ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, ये देखिए
निकला मध्य प्रदेश के धार जिले से, एक तो यहाँ पर कट कर दिया कर्क रेखा को, ये कर्क रेखा है, और एक तो यहाँ पर कट किया, तो यानी कर्क रेखा को 2 बार काट के ये खंभात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में अपने जल को गिराई है। ओके, एक पॉइंट और भी याद करना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से, यहाँ पर कौन सा है, गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर झारखंड है, फिर झारखंड बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। दोस्तों थोड़ा ये लाइन थोड़ा मैंने गड़बड़ खींच दिया है, कर्क रेखा वाला थोड़ा नीचे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से होकर गुजरना चाहिए, तभी त्रिपुरा और मिजोरम आएगा। तो आप लोग इसको एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, क्लियर है। तो ये पॉइंट समझ ले। तो कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से। कौन कौन से वो राज्य हैं जल्दी बताइए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट अर्थात नेक्स्ट नदी पर चर्चा करेंगे। तो हमने पश्चिम की ओर बहने वाली 3 नदियों के बारे में अच्छे से समझा और जाना। अब हम जानेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किसके बारे में, नर्मदा नदी के बारे में। किस नदी, नर्मदा नदी हो गया दोस्तों। अब हम जानेंगे गोदावरी नदी। थोड़ा बता दिया करो, कैसे बताओगे। हाँ, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की बात करते हैं मित्रों, तो इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। तो गोदावरी नदी की लंबाई कितना है, 1465 किलोमीटर है। ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। जो गोदावरी नदी है दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा, और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछता है तो किसको देना है, गोदावरी। समझ में? तो समझ में, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जल्दी बताओ भाई, क्या है बताओ, गोदावरी है। और मध्य भारत पूछता है तो आपको किसको बताना है, जल्दी बताइए, नर्मदा को बताना। ओके, ये नदी दोस्तों अर्थात गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक जिला, नासिक जानते हैं, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देते हैं। क्लियर है? अब पॉइंट समझिएगा। तो दक्षिण भारत की नदी हम बात कर रहे हैं गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिला, यहाँ पर एक क्षेत्र है त्र्यंबकेश्वर, वहाँ से किस नदी का उद्गम होता है, गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और यह नदी बहते 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 अपने जल को कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। क्लियर है? समझ में आया? तो बंगाल की खाड़ी में अपने जल को किसने गिराया, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कुल लंबाई 1465। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से इस नदी का उद्गम होता है। गोदावरी नदी अपने जल को कहाँ गिराती है, तो गोदावरी नदी अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ये समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रखना है, पेनगंगा दिख रहा है, प्रणहिता और इंद्रावती। पेनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती, ये तीनों नदियाँ क्या है, गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो पेनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती ये गोदावरी की क्या है, प्रमुख सहायक नदी है। इस पॉइंट को भी बिल्कुल सेट कर लीजिए अपने माइंड में। क्लियर है? अब बात करेंगे दोस्तों कृष्णा नदी की। क्लियर है? तो कृष्णा नदी आपको दिख रहा होगा मैप में। क्लियर है? तो ये है कृष्णा नदी। क्लियर है? आइए हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है। कृष्णा नदी की लंबाई दोस्तों ये 1400 किलोमीटर है। क्लियर है? तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आइए हम लोग समझते हैं। क्लियर है दोस्तों? कृष्णा नदी का या कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ध्यान दीजिएगा। क्या कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम दोस्तों महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। तो ये महाराष्ट्र दिख रहा है, महाबलेश्वर दिख रहा है। तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और यह नदी दोस्तों यानी कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए ये महाराष्ट्र निकली है, फिर उसके बाद दोस्तों कर्नाटक, फिर उसके बाद तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, यानी 4 राज्यों को टच करती है। कौन कौन से, महाराष्ट्र एक हो गया यानी MH हो गया, क्लियर है। फिर दूसरा कौन सा राज्य हमने बताया, जल्दी से बताओ, कर्नाटक, फिर तीसरा तेलंगाना, क्लियर है, कर्नाटक, तेलंगाना, और लास्ट में हमने क्या बताया, तेलंगाना के बाद हमने क्या बताया, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से सोचो 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 सोचो, जल्दी से बताओ, क्या, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए कृष्णा नदी अर्थात 1400 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह कृष्णा नदी 4 राज्यों से बहते बहते अपने जल को कहाँ गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है। क्लियर है। तो अब ये पॉइंट आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं देगा। क्लियर है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी याद करना है, जैसे तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। क्लियर है। क्या, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा, ये 3 क्या है, कृष्णा नदी की क्या है, प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्लियर है। अब हम बात करेंगे महानदी। किसकी बात करेंगे दोस्तों, महानदी। महानदी की जो लंबाई है 851 किलोमीटर है। महानदी कितना है, 851 किलोमीटर महानदी की लंबाई है। क्लियर है। अब महानदी दोस्तों इसका उद्गम कहाँ से होता है ये जानना है। तो महानदी दोस्तों छत्तीसगढ़ के उड़ीसा यानी छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट दोस्तों सिंहावा पहाड़ी से होता है। कौन सी पहाड़ी, सिंहावा पहाड़ी से होता है। कहाँ है ये, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंहावा पहाड़ी से महानदी का उद्गम होता है और ये नदी 851 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अर्थात पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ऐसा बोलेंगे। तो महानदी का उद्गम, महानदी कहाँ है, ये है। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंहावा पहाड़ी से होता है और ये नदी बहते 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 उड़ीसा होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करते हुए जल को गिरा देते हैं। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है तेल नदी। तो तेल नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, महानदी की। और एक है जोंक नदी। तो तेल नदी, जोंक नदी, ये महानदी की सहायक नदी है। अब बात करेंगे कावेरी अर्थात लास्ट पॉइंट। किसकी बात करेंगे दोस्तों, कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, तो ये पूछता है। तो कावेरी नदी की लंबाई दोस्तों 800 किलोमीटर, यानी ये 800 किलोमीटर लंबी नदी है कावेरी नदी। क्लियर है। तो कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो ये देखिए, ये है कर्नाटक। क्लियर है। तो कर्नाटक का कुर्ग जिला है। कौन सा जिला है दोस्तों, कुर्ग जिला। तो कर्नाटक के कुर्ग जिले के समीप कौन सी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ये देखिए, यहीं से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकली और 800 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दोस्तों ये अपने जल को कहाँ बताइए, ये अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। बंगाल की खाड़ी के कौन से स्थान पे, तो तिरुचिरापल्ली के निकट। कौन सा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है कावेरी नदी,
तिरुचिरापल्ली के निकट दोस्तों ये अपने जल को गिरा देती है। कौन सी नदी बताइए? कावेरी नदी। ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3 राज्य, कौन सा मतलब कितने राज्यों से होकर बहती है? एक है कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु से बहते हुए ये तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी अपने जल के गिरा देते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये प्रश्न पूछता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा के नाम से पुकारते हैं। तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं दोस्तों? तो कावेरी नदी को बोलते हैं। ये कावेरी नदी आपको डायग्राम में दिख रहा है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हर एक पॉइंट अच्छे से समझते रहिए क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों कुछ और भी प्रमुख नदियां हैं, इसी में ख़त्म करते हैं क्योंकि ज़्यादा लेक्चर लेने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। एक है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी, इसको भी ध्यान दिए, स्वर्ण रेखा नदी। क्लियर है? ये भी पूछता है स्वर्ण रेखा। ये स्वर्ण रेखा दोस्तों कहाँ? झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। तो ये कहाँ बहती है दोस्तों? झारखंड। मैप अपने माइंड में डायरेक्ट मतलब करते रहिए। तो झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से? रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल की ओर बहते हुए दोस्तों बंगाल की खाड़ी अपने जल को गिरा देते हैं। दोस्तों यहाँ प्रश्न पूछता है प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर किस नदी किनारे बसा है? तो प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर दोस्तों किस नदी किनारे बसा है? जल्दी बताइए। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा है। ये पॉइंट बिल्कुल अपने खोपड़ी में सेट कर लीजिए। क्लियर है? अब दोस्तों एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, लूनी नदी पूछता है। लूनी नदी ये भी पूछता है दोस्तों, इसको भी दिमाग पे सेट कर ली दोस्तों। लूनी नदी दोस्तों इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ी से होता है। तो यहाँ आपको राजस्थान दिख रहा है, तो अजमेर के निकट अरावली पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। कहाँ से, किस पहाड़ी से होता है? अरावली पहाड़ी के निकट नाग पहाड़ी से होता है। किस पहाड़ी से? नाग पहाड़ी से होता है लूनी नदी का उद्गम और राजस्थान से बहते हुए गुजरात के कच्छ के रन में अपने जल को गिराया। तो गुजरात का कच्छ का रन कहाँ है? यहाँ पर है। अपने जल को ये कौन सी नदी? लूनी नदी गिरा देते हैं। इस नदी को साल्ट रिवर के नाम से जानता है, यानी एक प्रकार से इसका पानी जो है बहुत ही खारा है अर्थात नमकीन युक्त है, इसीलिए इसे साल्ट रिवर के नाम से पुकारते हैं। तो साल्ट रिवर के नाम से किस नदी को पुकारते हैं? तो लूनी नदी को पुकारते हैं। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? अरावली पहाड़ी के निकट नाहक पहाड़ी से होता है। लूनी नदी अपने जल को कहाँ गिराती है? तो कच्छ के रन में गिराते हैं। साल्ट रिवर के नाम से किस नदी को पुकारते हैं? तो लूनी नदी को पुकारते हैं। आइए दोस्तों एक और नदी के बारे में जानते हैं जिसका नाम है काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। तो काली नदी का दोस्तों उद्गम की बात करते हैं तो काली नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से पुकारते हैं, ये जानते रहिएगा। क्या? शारदा और काली गंगा, ये पॉइंट पहले याद कर लीजिए। तो शारदा और काली गंगा के नाम से किस नदी को हम जानते हैं? तो काली नदी को जानते हैं। क्लियर है? ये नदी हिमाचल या हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से होते ये नदी घाघरा नदी में अपने जल को गिरा देती है। क्लियर है? तो काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? जल्दी बताइए। काली नदी का उद्गम दोस्तों हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से होता है। वह कौन सी नदी है जिसका नाम शारदा और काली गंगा है? तो काली नदी को ही शारदा बोलते हैं। ये अपने जल को कहाँ गिराती है? तो किसी सागर में नहीं गिराती है बल्कि घाघरा नदी में गिरा देते हैं। क्लियर है? बात करते हैं पेन्नार नदी। पेन्नार नदी, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, यही है पेन्नार नदी। तो दक्षिण भारत में बहने वाले एक नदी है। पेन्नार नदी दोस्तों जानते हैं भारत की प्रमुख नदी है। ये नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलती है। तो कर्नाटक के कहाँ से दोस्तों? नंददुर्ग पहाड़ी से पेन्नार नदी का उद्गम होता है और यह नदी 970 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देते हैं। क्लियर है? तो
तो पेन्नार नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जल्दी से बताइएगा, नंददुर्ग पहाड़ी से होता है। ये अपने जल को कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो इस तरीके दोस्तों ये हमारी दक्षिण भारत की नदियाँ जो था आज खत्म हो गया और एक एक पॉइंट हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया। तो चलिए दोस्तों अब आ रहा है प्रश्न, और प्रश्न का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए और हम मिलते हैं प्रश्न के साथ। चलिए दोस्तों 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दिया है। पहला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 3 है पेन गंगा किसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 4 है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है किस नदी को शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन दोस्तों आपको होमवर्क के तौर पर दिया जाता है। आशा है कि इन 5 प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो के सामने जो लाइक का बटन है जरूर दाब दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।